नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं जी हाँ, अच्छे दिन से। अच्छे दिन आ गए। मोदी सरकार का नारा अच्छे दिन लाने की बात उन्होंने कही थी। मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर रैली में अच्छे दिन आ गए, आपने सुना भी होगा। वाकई अच्छे दिन आ गए। गोवा से जो खबर निकलकर सामने आई है वो तो बता रही है कि अच्छे दिन किसके आए हैं और कौन आज मौज काट रहा है। दरअसल सीधे तौर पर समझिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा था और क्या क्या वो बात करते थे। मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा। इसके बाद हम गोवा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ये कहना था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि जितना काला धन है उसको भारत में लाया जाएगा और भारत में लाया जाएगा, हर गरीब के खाते में कम से कम 15 लाख रुपए आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर काला धन हमारे देश में आता है तो हर गरीब के खाते में ऐसे ही 4.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलते हैं। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं उनके भाषण को। और सीधे तौर पर अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अच्छे दिन की। अच्छे दिन कैसे आ गए और अच्छे दिन वाकई आए किसके लिए? अच्छे दिन दरअसल आए हैं मोदी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिए। मोदी सरकार के लिए अच्छे दिन आए। मोदी सरकार से जो जुड़े हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े घराने, उनके लिए अच्छे दिन आए। गोवा से खबर निकलकर सामने आती है स्मृति ईरानी की बेटी, जी हाँ, स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक माना जाना बार चला रही है। वो बार चला रही है जिसका लाइसेंस जिनके नाम पर लिया गया है उनकी 1 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। और तो और बार का लाइसेंस लेने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी चाहिए होती है और तमाम तरीके से लीगल पेपर दिखाने होते हैं। लेकिन कितना बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। स्मृति ईरानी जो कांग्रेस को भ्रष्ट बताती है, कांग्रेस नेताओं को भ्रष्टाचार कहती है, भ्रष्टाचारी उन्हें बताती है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस को भ्रष्ट बताने वाली और कांग्रेसी नेताओं को भ्रष्टाचारी कहने वाली स्मृति ईरानी आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी हाँ, बहुत ज्यादा, जी हाँ, पर्दे के पीछे रहकर बहुत ज्यादा माल बटोरा जा रहा है, या यूं कहें कि अवैध तरीके से काम चल रहा है, अवैध काम हो रहा है। अगर ये किसी विपक्ष ने किया होता तो अब तक छापे पड़ने शुरू हो जाते, लाइसेंस रद्द, बार सील हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्मृति ईरानी की बेटी का बार है, स्मृति ईरानी का बार है। भाई मोदी सरकार तो स्मृति ईरानी पर मेहरबान रहती है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनके हाथ से यह मंत्रालय छीन लिया जाता है, वो इस्तीफा देते हैं और अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी जाती है। मोदी सरकार का ये तोहफा स्मृति ईरानी को था और हमने देखा कि स्मृति ईरानी ने बहुत पहले अपनी बेटी को तोहफा दिया था। हालांकि स्मृति ईरानी ने खुद ये बताया था कि उनकी बेटी का गोवा में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। भाई प्रचार प्रसार जो करना है माँ को, जाहिर सी बात है प्रचार प्रसार होगा तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोग आएंगे। और वो अगर मैं बात करूं जो बार है स्मृति ईरानी की बेटी का, वो बार जो है गोवा में बहुत मशहूर बार। जी हाँ, ऐसे में हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि जो वो बार है उसमें बहुत बड़े बड़े रिहायशी लोग आते हैं, बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, क्योंकि वहां पर एक से एक ब्रांडेड दारू मिलती है और तमाम तरीके से खाने के लिए बहुत सारे वैरायटी की चीजें होती है। तो वहां का जो खर्च है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ऐसे में हम देख रहे थे कि स्मृति ईरानी प्रचार कर रही थी ताकि और ज्यादा वहां पर जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती रहे। लेकिन स्मृति ईरानी यहाँ फंस गई। स्मृति ईरानी ने बताया कि उनकी बेटी का जो रेस्टोरेंट है उसको रेस्टोरेंट कहा जा रहा था, बार नहीं कहा जा रहा था। यानी कि कितनी बड़ी झूठ बोल रही है स्मृति ईरानी कि जिसे बार कहा जाता है, जहां शराब बेची जाती है, उसको वो रेस्टोरेंट बता रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का रेस्टोरेंट है और बहुत खुश है कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी। तो यहाँ पर हम देखिए किस तरह से अपनी बेटी की आड़ में इनलीगल काम किया जा रहा था। इनलीगल काम होता है ये, जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, पूरे तरीके से कागजात आपके पास नहीं है, एक मुर्दे आदमी के नाम पर आप इस तरह से लाइसेंस को चला रहे। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि सरकार में रहते हुए किस तरह से गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी जब गैर कानूनी तरीके से काम कर रही थी और जब कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया, स्मृति ईरानी को मिर्ची लग गई। स्मृति ईरानी ने अपने बचाव में क्या कहा है, पहले तो ये सुनिए, उसके बाद हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से
जो स्मृति ईरानी की बेटी हैं अब वो लगातार फंसती चली जा रही हैं और जनता और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि स्मृति ईरानी को मंत्री पद से अपने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पावर में रहकर, सत्ता में रहकर गलत पावर का इस्तेमाल किया, गलत तरीके से लाइसेंस बनवाया है और अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। तो स्मृति ईरानी ने बचाव में क्या कहा, पहले तो ये सुनिए। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। तो देखा आपने, स्मृति ईरानी ने अपने बचाव में क्या कहा। दरअसल सीधे तौर पर अब ये खबर पूरे देश में फैल चुकी है। जनता भी चीजों को देख रही है, समझ रही है, विपक्ष भी समझ रहा है। जनता ये कह रही है कि मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था अच्छे दिन आ गए। ये अच्छे दिन इन मोदी सरकार के मंत्रियों के, क्योंकि जनता के लिए तो 5% आपने जीएसटी बढ़ा दिए। दूध से बने प्रोडक्ट पर चावल, गेहूं, अनाज, तिल, तिलहन और तमाम और चीजें, दाल, इन पर आपने जीएसटी बढ़ा रखी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो चक्की होती है जिन पर गेहूं पीसा जाता है, आटा बनाया जाता है,
उस पर भी आपने जीएसटी बढ़ा दी। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जनता को और मजबूर किया जा रहा है, जनता को और दबाया चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। 2014 के बाद से आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, हमारे देश में अमीर और अमीर होता चला गया है, जबकि गरीब की हालत लगातार खराब है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार अंदर ही अंदर रहकर खूब लूट खसोट मचाई हुई है, खूब मोटा मोटा माल उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा आएगा जाहिर सी बात है सरकार अपने पास ही रखेगी। और सरकार इन दिनों बड़े बड़े उद्योगपतियों पर भी मेहरबान है। जी हाँ, मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जनता समझदार है। तो आप ये देखिए कि सरकार गरीबों को गरीब कर रही है, अमीरों को और अमीर कर रही है। आज हम स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी की पर जब खुद आ गई है तो हाय 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 मचा रही है, हाय तौबा कर रही है। लेकिन स्मृति ईरानी को आज अपनी बेटी का दर्द दिखाई दिया, उन मासूम लोगों का दर्द नहीं दिखाई दिया जो बच्चे सड़कों पर अभी उतरे थे अग्निपथ स्कीम को लेकर। एक बार भी स्मृति ईरानी ने यह नहीं कहा कि मोदी सरकार आप गलत कर रहे हैं, महंगाई मत बढ़ाइए, क्योंकि हम 2014 से पहले कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। स्मृति ईरानी को आज देश से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, विपक्ष से माफी मांगनी चाहिए। जिन विपक्षी पार्टियों को वो भ्रष्टाचार कहती थी, जिस कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहती थी, क्या आज भ्रष्टाचार स्मृति ईरानी ने नहीं किया है? क्या भ्रष्टाचार में पूरे उनके हाथ नहीं लिप्त हैं और मोदी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रही है? अगर विपक्ष काम करता तो आप ईडी और एनसीबी भेज चुके होते, तालाबंदी हो चुका होता, पूछताछ शुरू हो गई थी। लेकिन स्मृति ईरानी से अभी तक पूछताछ नहीं हो रही है, उनकी बेटी से पूछताछ नहीं हो रही है। तो सीधे तौर पर आप समझिएगा कि बीजेपी में रहने वाले ये तमाम मंत्री और नेता, इनके सारे जो 10 हाथ है, जी हाँ, जो दोनों हाथ हैं, वो दोनों हाथ आज घी में है और आज जनता मजबूर है, परेशान है। 2014 से पहले खूब सड़कों पर प्रदर्शन, हाय हो हल्ला किया जाता था, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नहीं है, महिला सुरक्षा में। लेकिन 2014 के बाद क्या अच्छे दिन आ गए? तो सोचेगा जरूर कि सरकार के मंत्री आज बैठकर किस तरह से खूब कमा रहे हैं, माल खा रहे हैं, खूब ज्यादा जो है भ्रष्टाचार मचाया जा रहा है और सीधे तौर पर इसमें हिंदू मुसलमान करके जनता को बरगलाया जा रहा है। क्या वाकई सरकार आज जो कर रही है ये गलत नहीं है? अगर स्मृति ईरानी दोषी है तो उनके खिलाफ काम नहीं होना चाहिए? स्मृति ईरानी की बेटी के खिलाफ कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? शायद नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि ये इन पर मोदी जी मेहरबान है, मोदी सरकार मेहरबान है। और जाहिर सी बात है बीजेपी अपने मंत्रियों के खिलाफ काम नहीं करेगी। बीजेपी अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी, आपको याद ही होंगे, उत्तर प्रदेश लखीमपुर, कोई काम नहीं हुआ। हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के आज तमाम बड़े बड़े ऐसे मंत्री हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ देखने को मिला है, लेकिन सरकार ने उनको बचा लिया है। इसका मतलब है कि सरकार अपने लोगों को तो बचा रही है और विपक्ष और जनता को खून के आंसू रुला रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।